नमस्कार बच्चों। कक्षा 7 के बच्चे मेरे साथ हिंदी व्याकरण का पाठ 5 पढ़ेंगे। पाठ 5 जिसका नाम है वाक्य विचार। बच्चों, पाठ पढ़ने से पहले जैसे मैं हर बार आप लोगों को ये बताती हूँ, हर बार समझाती हूँ कि इस कोरोना महामारी के चलते आप लोग अपने घरों में ही रहिए, घर में रहकर ही अपनी पढ़ाई कीजिए। और दूसरी बात, आपके माता पिता से निवेदन करूँगी कि जिन बच्चों की फ़ीस रह गई है तो कृपया जल्दी से जल्दी आप अपने बच्चों की फ़ीस विद्यालय में जमा करा दीजिए। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। पाठ 5 हिंदी व्याकरण का पाठ 5 है वाक्य विचार। वर्णों के मेल से शब्द, शब्दों के मेल से वाक्य तथा वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। वर्णों से शब्द बनता है, शब्दों से वाक्य बनता है और वाक्यों से ही हमारी भाषा तैयार हो जाती है। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और समझिए। आप, आपस, पिताजी आपस में, दादाजी में कर रहे हैं और बातें। यहाँ ये सेंटेंस दिया गया है परंतु ये इधर उधर सारे शब्द डाल दिए गए हैं, इसलिए इनका कोई अर्थ निकल कर नहीं आ रहा है। आपस, पिताजी दादाजी में कर रहे हैं और बातें। दूसरा है पिताजी और दादाजी आपस में बातें कर रहे हैं। इसमें पहला सही नहीं है, शब्दों को इधर से उधर डाल दिया गया है, कोई भी शब्द एक क्रम के अनुसार नहीं लगा हुआ, जबकि दूसरे वाक्य में वही शब्द क्रम से लगा दिए गए हैं। पिताजी और दादाजी आपस में बातें कर रहे हैं। अगला है तैयार कर मनु माँ को है रही। तो यहाँ भी उसी तरह से ये कोई अर्थ नहीं निकल कर आ रहा और इसका अगला दे दिया है माँ मनु को तैयार कर रही हैं। ये एक शुद्ध वाक्य और सार्थक वाक्य निकल कर आ रहा है। जा रहा है रोहन स्कूल, ये निरर्थक है। इसका उल्टा सीधा शब्दों को लगा दिया गया है, क्रम के अनुसार इनको नहीं लगाया। रोहन स्कूल जा रहा है, अब ये क्रम से लगा दिया तो वाक्य सार्थक बन गया है। उपर्युक्त संख्या 1, 3, 5 में वाक्यों में कोई अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा, ये वाक्य निरर्थक हैं। जबकि संख्या 2, 4, 6 के वाक्यों का अर्थ स्पष्ट हो रहा है। इन वाक्यों के सभी पद व्याकरणिक दृष्टि से व्यवस्थित रूप में हैं। इनमें कहा गया है कथन स्वयं में पूर्ण है, जो मैंने अभी बताया कि जो अपने आप में पूरी तरह वाक्य को स्पष्ट कर दे, एक सार्थक अर्थ दे, वही वाक्य कहलाता है। वाक्य के द्वारा ही व्यक्ति भावों अथवा विचारों को स्पष्ट रूप से पूर्णता के साथ व्यक्त करता है। वो अगर उसका वाक्य सार्थक है तो जो बात वो कहना चाह रहा है वो आराम से और आसानी से दूसरे की समझ में आ जाएगी। वह शब्द समूह जो किसी विचार को पूर्ण रूप से स्पष्ट कर दे वाक्य कहलाता है। अर्थात ऐसे स्पष्ट शब्द या उन स्पष्ट शब्दों का समूह जो वाक्य को या बात को पूरी तरह से स्पष्ट कर दे, विचारों को पूरी तरह स्पष्ट कर दे, वाक्य कहलाता है। वाक्य के अंग यहाँ 2 दिए गए हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य के 2 अंग होते हैं बच्चों, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है इसमें? जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाले शब्द उद्देश्य कहलाते हैं। अर्थात जिस व्यक्ति के बारे में या जिस वस्तु के बारे में जो बात कही जा रही है, तो जिसके बारे में कही जा रही है वो उद्देश्य है और जो बात कही जा रही है वो विधेय है। जैसे अनमोल पतंग उड़ा रहा है, तो यहाँ पर अनमोल उद्देश्य है और इसके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है ये विधेय में चला जाएगा। माधवी अभिनय कर रही है, तो यहाँ पर माधवी उद्देश्य है और बाद बाकी ये सारा कुछ विधेय में चला जाएगा। यहाँ अनमोल और माधवी के बारे में कुछ कहा गया है, क्योंकि इन दोनों के बारे में कहा गया है, अतः इन वाक्यों में अनमोल तथा माधवी उद्देश्य हैं। हम यह भी कह सकते हैं कि किसी वाक्य का कर्ता ही उस वाक्य का उद्देश्य होता है। अब बच्चों, विधेय क्या होते हैं? उद्देश्य के द्वारा किया गया कार्य विधेय कहलाता है, जैसा कि मैंने अभी इन वाक्यों में ही आपको स्पष्ट कर दिया है। ऊपर दिए गए वाक्यों में अनमोल के द्वारा पतंग उड़ाना, माधवी के द्वारा अभिनय करना, कर्ता के द्वारा विधान किए गए कार्य हैं, अतः ये विधेय हैं। हम यह भी कह सकते हैं कि उद्देश्य के बाद वाक्य का शेष अंश विधेय होता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया है कि उद्देश्य के बाद का जो भाग होता है वाक्य का वो विधेय होता है। अब आता है बच्चों उद्देश्य का विस्तार। वाक्य का उद्देश्य 1, 2 या 2 से अधिक शब्दों का भी हो सकता है, क्योंकि उसमें उद्देश्य की विशेषता बताने वाले अन्य शब्दों का भी प्रयोग किया जा सकता है। इन शब्दों को उद्देश्य का विस्तार कहते हैं। जैसे छोटा बालक मैदान में खेल रहा है, अब इस वाक्य में छोटा शब्द
बालक उद्देश्य का विस्तार है। इस वाक्य में छोटा शब्द बालक उद्देश्य का विस्तार। अब यहाँ पर उद्देश्य क्या है? बालक उद्देश्य है, लेकिन इसमें छोटा बालक या बड़ा बालक, अगर आज छोटे की जगह बड़ा हो जाता तो उद्देश्य का विस्तार हो जाता, उद्देश्य के बारे में स्पष्ट कर दिया जाता कि वो कैसा है। तो यहाँ पर उद्देश्य का विस्तार इस तरह से होता है। उद्देश्य के विस्तार में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया विशेषण का प्रयोग होता है। इसके बाद किसका प्रयोग होता है? ये क्या है? विशेषण। सब छोटा, बड़ा, मोटा, पतला, ये सब विशेषण होते हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया विशेषण का यहाँ पर प्रयोग होता है जब उद्देश्य का विस्तार किया जाता है। अगला है बच्चों विधेय का विस्तार। मूल विधेय को पूर्ण करने के लिए वाक्य में कुछ शब्द प्रयोग किए जाते हैं। ये शब्द विधेय का विस्तार कहलाते हैं। जैसे अंशुमान अपनी साइकिल से विद्यालय जाता है। इस वाक्य में अपनी विधेय का विस्तार है। अंशुमान या उद्देश्य हो गया और साइकिल से विद्यालय जाता है वो विधेय हो गया, लेकिन अपनी साइकिल से जाता है या अपना शब्द जो आया वो विधेय का विस्तार हो गया। अर्थात विधेय के बारे में वो चीज़ स्पष्ट कर दी कि वो किसी के साथ नहीं जाता बल्कि अपनी ही साइकिल से वो विद्यालय जाता है। विधेय में क्रिया, क्रिया का पूरक, कर्म, कर्म का विस्तार तथा विस्तारक का प्रयोग किया जाता है। इनमें किन किन शब्दों का प्रयोग होता है? क्रिया का या क्रिया के पूरकों का या कर्म का या कर्म के विस्तार का इसमें प्रयोग किया जाता है। अगला है बच्चों वाक्य विग्रह। नीचे दिए गए वाक्यों का वाक्य विग्रह देखिए, पढ़िए और समझिए। हमारा भारत महान है। प्रतापी राम ने अहंकारी रावण को युद्ध में पराजित किया। अमन के चाचा जी शिमला से उसके लिए ऊन का बना एक कोट लाए। तुम्हें प्रतिदिन पढ़ाई करनी चाहिए। अब यहाँ वाक्य का विग्रह कर, 4 वाक्य दिए, चारों का यहाँ पर विग्रह किया जा रहा है। क्रम पहले आएगा, उसके बाद कर्ता। पहले में है भारत, दूसरे में है राम ने, तीसरा है चाचा जी और अगला है तुम्हें। ये यहाँ पर कर्ता है और कर्ता का विस्तार क्या है? हमारा। भारत के बारे में बताया गया था लेकिन उसके कर्ता का विस्तार कर दिया हमारा। राम ने प्रतापी राम ने, तो राम कैसे थे? प्रतापी थे, तो यहाँ उसका उद्देश्य का विस्तार कर दिया। अमन के लिए, किसके लिए लाए थे? अमन के लिए, और यहाँ कोई उद्देश्य का विस्तार यहाँ पर नहीं किया गया है। क्रिया है इसमें है, पराजित किया, लाए या करनी चाहिए। जो कार्य हमारे द्वारा किया जाता है वो क्रियाएं होती हैं। और क्रिया का पूरक क्या होता है? महान। क्रिया के बारे में स्पष्ट कर देना कि वो क्रिया कैसी है। इन दोनों में कोई भी पूरक क्रिया नहीं है और इसमें क्या है? पढ़ाई। अगला है कर्म। रावण को और कोट, ये दोनों यहाँ पर कर्म है। कर्म का विस्तार क्या है? रावण कैसा था? अहंकारी। और कोट कैसा है? ऊन का बना हुआ। अब यहाँ पर विस्तारक है युद्ध में, शिमला से उसके लिए और प्रतिदिन। तो इस तरह से वाक्य का वर्गीकरण या विग्रह कर दिया गया, अलग अलग खंड खंड इस वाक्य को कर दिया है। अगला है बच्चों वाक्य के भेद। वाक्य के भेद प्रमुख रूप से 2 आधारों पर किए गए हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। 2 तरह से वाक्यों के भेद कर दिए गए हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो बच्चों रचना के आधार पर पहले हम पढ़ लेते हैं, लेकिन इसमें पहले वर्गीकरण देख लीजिए। पहला है रचना के आधार पर, दूसरा है अर्थ के आधार पर। अब रचना के आधार पर कैसा है? सरल, संयुक्त और मिश्रित। और उसके बाद अर्थ के आधार पर 8 भागों में बांट दिया गया है, विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयादिवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक।